नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 के हमारे अतीत का क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इस टॉपिक के अंदर हमें चेर और मलयालम भाषा का विकास, शासक और उनकी धार्मिक परंपराएं और साथ ही साथ कुछ संप्रदाय और विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लोगों का वर्णन करने का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है उनकी बोलचाल की भाषा से उनको परिभाषित करना। कोई व्यक्ति तमिल या उड़िया के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र वो कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, संगीत, चित्रकला आदि से जोड़ा जाता है और कभी कभी इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं कि सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में रही है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका भी रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदली हैं या बदलती जा रही हैं और ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न भी बनाया है। तो इसी प्रकार की कुछ परंपराएं देखेंगे तो उन परंपराओं में कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है तो कुछ अन्य क्षेत्रों से भिन्न है और कुछ समान भी प्रतीत होती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से भी निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने कोई नया रूप भी धारण किया है। तो इसमें शुरुआत में अपने को दे रखा है चेर और मलयालम भाषा का विकास। ठीक है, चेर और मलयालम भाषा ये किस प्रकार विकसित हुई। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ नाम आ रहा है महोदयपुरम का चेर राज्य। ठीक है, महोदयपुरम का चेर राज्य इस प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज केरल है उसका हिस्सा है। ठीक है, महोदयपुरम का चेर राज्य भारत के दक्षिणी पश्चिमी के केरल राज्य का एक हिस्सा है और 9वीं शताब्दी में यह स्थापित हुआ था और संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। और मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी कारण के शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का उपयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के रूप में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी अपने माने की जो मलयालम भाषा है वो किसी क्षेत्र विशेष के अभिलेखों में काम ली गई है, इस प्रकार की पहली क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत मानी गई है। और ये मलयालम भाषा में रचित एक केरल का अभिलेख दिया गया है। अब देखिए, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। यानी मलयालम तो उन्होंने साथ में रखी लेकिन संस्कृत से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत के महाकाव्यों पर ही आधारित था। देखिए, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ही ऋणी हैं। यानी मलयालम की प्रारंभिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं वो किसकी ऋणी है? संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय से संबंधित है वो मणिप्रवालम शैली में लिखा हुआ है। यानी 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय से संबंधित है और मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। और मणिप्रवालम शैली का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। और ये जो हीरा और मूंगा है वो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग का संकेत करता है। ठीक है, अब देखिए, शासक और धार्मिक परंपराएं, जसनाती संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से ही विकसित हुई और इस क्षेत्रीय धार्मिक परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय। ठीक है, यानी जगन्नाथ संप्रदाय कहाँ है? पूरी उड़ीसा।
और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का एक पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है वो स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे और इन्हें आगे चलकर विष्णु का अवतार या रूप मान लिया गया था। किसका रूप मान लिया गया? विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए हैं, राजा अनंत वर्मन ने। ठीक है, कौन हुए हैं? राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए, किसके लिए? पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। ठीक है, किसने किया? अनंत वर्मन ने पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया और इसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित या अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। अब क्षेत्रीय संस्कृतियों के अंदर ये देखिए, क्षेत्र संस्कृतियों के निर्माण में अपने को चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखिए बालभद्र और मध्य में सुभद्रा और फिर जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्र पत्र की या तालपत्र की पांडुलिपि में उड़ीसा से प्राप्त ये सुंदर चित्र ये बनाया गया है। अब देखिए ये मंदिर है, जो इस मंदिर को, ठीक है, कौन से मंदिर को? जो जगन्नाथ की बात कर रहे हैं, जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता चला गया तो सामाजिक और राजनीतिक मामलों से भी फिर इसकी सत्ता जुड़ गई और जिसने भी उड़ीसा को जीता, चाहे वो मुगल हो, मराठे हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वे सब ये महसूस करते थे कि इस मंदिर पर जब नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो स्थानीय जनता के द्वारा उनका शासन स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये मंदिर अपने को दिखाया गया है जगन्नाथपुरी। ठीक है, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज अधिकांश राजस्थान स्थित है उसको राजपूताना कहते थे। ठीक है, यानी ब्रिटिश लोग राजपूताना के नाम से इसे जानते थे और इसको मतलब ये लगाया जाता था कि यहाँ प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते थे, लेकिन ये आंशिक सत्य है क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसे अनेक समूह हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं और यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान जरूर की थी। ठीक है, ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है और उन्हीं में एक वीर शासक था पृथ्वीराज चौहान। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर कभी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। तो इस प्रकार राजपूत शूरवीरों ने या राजपूत शूरवीरों की कहानियों, काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मतलब अपने आप को शूरवीरता के रूप में दिखाया है, उन्होंने अपना जीवन बिताया है। तो इनकी ये जो कहानियाँ हैं वो काव्य और गीतों में सुरक्षित है और ये विशेष रूप से चारण भाटों द्वारा रची गई थी या गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों, ठीक है, इन कहानियों में अक्सर क्या होता है? नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, प्रबल संवेग आदि का चित्रण होता था। ठीक है, अब बात आती है क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान था? देखो, मूल रूप से तो उनको स्थान बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इनको झगड़े के कारण के रूप में स्त्रियों को दिखाया गया है, क्योंकि पुरुष है वो स्त्रियों को जीतने के लिए या उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। तो कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन और मरण दोनों में ही अनुसरण करती थी। तो इसी प्रकार की एक परंपरा में दिखाया जाता है कि सती प्रथा यानी विधवाओं के द्वारा
अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की जो प्रथा है वो कुछ कहानियों में उल्लेखित पाई जाती है। तो इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान देना होता था। ठीक है, अब देखिए अपने को एक चित्र दिखा रखा है, इसमें वो है जो इस पाठ में अपने को देखने को मिलेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर के और उसके जम्मू कश्मीर के नीचे वाला भाग देखिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इसके अलावा देखिए राजस्थान का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा, और साथ ही साथ दक्षिण में देखेंगे तो केरल। ये वो क्षेत्र है जहाँ क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास देखा जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की एक कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही बात सच है। तो यहाँ कथक के इतिहास को बताया गया है। कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। ठीक है, उत्तर भारत के अनेक भागों से ये शैली जुड़ी है, और कथक शब्द है वो कथा से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। ठीक है, कथक कथा से निकला है, संस्कृत और अन्य भाषाओं में इसका मतलब होता है कहानी। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में, ठीक है, कथा या कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी, और ये कथाकार अपने हाव भाव संगीत से कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। ठीक है, कथा वाचन से अपने उस मंच को अलंकृत करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लग गया। ठीक है, यानी जब 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन आया तो कथक ने एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी उनकी पौराणिक कहानियाँ, ठीक है, लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे और इन्हें रासलीला कहा जाने लगा था। तो राधा कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान है वो लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, उनको रासलीला कहा जाने लगा। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव से भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में ये विकसित हो गया, और आगे चलकर यह दो परंपराओं या दो घरानों के अंदर परिवर्तित हो गया, या यूँ कहें फला फूला। उनमें एक था राजस्थान के जयपुर घराने के रूप में और लखनऊ में। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था, क्योंकि अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कथक नृत्य को काफ़ी संरक्षण दिया और इसे प्रमुख रूप से उभारा। ठीक है, 1850 से 75 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया, और इसकी प्रस्तुति है वो कलिष्ठ तथा द्रुत पद संचालन। यानी इसकी प्रस्तुति में क्या विशेष बात थी, एक तो क्लिष्ट था, दूसरा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर दिया जाने लगा था। और ये देखिए एक चित्र दिया गया है जहाँ नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का अपने को दिया गया है। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश प्रशासकों ने नापसंद किया, लेकिन फिर भी जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में से 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। अब बात आती है कि शास्त्रीय नृत्य आखिर होता क्या है। देखो, शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाए इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। क्यों? शास्त्रीय शैली हम उस शैली को कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो। कैसा है कह नहीं सकते। क्या हम उसे शास्त्रीय नृत्य मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है और लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। ठीक है, क्या उसको शास्त्रीय नृत्य मानते हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो। ठीक है, लेकिन
शास्त्रीय नृत्य क्या है इसे अपन आसानी से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नाट्य की श्रेणी में रखा जाता है, उनमें भी वे विशेषताएं पाई जाती है जो शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण होता है। तथापि शास्त्रीय नृत्यों का विश्लेषण का प्रयोग, ठीक है, शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, यानी जो श्रेष्ठ कला है उनका सूचक हो सकता है, फिर भी हमेशा यह शब्द से सही नहीं है। अन्य रूप में जिन्हें हम शास्त्रीय नृत्य मानते हैं उन रूपों में देखिए कौन कौन से आ सकते हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली जो केरल का है, ओडिसी जो उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी जो मणिपुर में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की एक परंपरा। देखिए एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई और वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा नाम से पता चल रहा है कि छोटे आकार के चित्र होते थे और जिन्हें आम तौर पर, ध्यान रखें, जिनको आम तौर पर जल रंगों से कपड़े, ठीक है, यानी जिनको जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, वो क्या है, वो छोटे आकार के लघु चित्र है। लघु चित्रों को ताल पत्थर, लकड़ी की तख्तियों पर आदि पर बनाया जाता था। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए हैं वो जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। ठीक है, तो जो जैन ग्रंथों के अंदर लघु चित्र हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो पश्चिम भारत में प्राप्त हुए हैं। मुगल बादशाह जिनमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने, ठीक है, अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों को चित्रित किया करते थे और ये पांडुलिपियां आमतौर से चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। ठीक है, और जो ये पांडुलिपियां बनाई जाती थी मुगल दरबारियों के द्वारा, तो उनके अंदर दरबार के दृश्य, ठीक है, लड़ाई शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों द्वारा और बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबारों को छोड़कर चले गए और ये गए कहाँ, उन नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए जो नए नए उभर रहे थे। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को भी प्रभावित कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा था। ठीक है, यानी क्षेत्रों में जहाँ मुगल कलाओं को अपनाया जाने लगा, वहीं राजपूती क्षेत्रों के अंदर अपने यहाँ कोटा, बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण भी बराबर जारी रहा। और ये एक चित्र जो अपने को दिया गया है, ये चित्र है मुगल शासक अकबर का शिकार के दौरान आराम करते हुए का चित्र दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जो चित्रकला के अंदर परिवर्तन आ रहा था, ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी में बसा हुआ इलाका। ठीक है, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया और जिसे बसोहली शैली कहा गया। यानी हिमाचल के क्षेत्रों के अंदर जहाँ 17वीं शताब्दी के अंदर एक लघु चित्रकला की नई भावप्रवण और साहसपूर्ण शैली विकसित हुई, उसे बसोहली कहा गया। क्या कहा गया? बसोहली। और ये जो चित्र है वो होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय का कोटा का चित्र है। ठीक है, तो बसोहली कहाँ है? हिमाचल की क्षेत्र की। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई, ठीक है, हिमाचल में, वो लोकप्रिय पुस्तक है भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप
मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से अब बचने लगे, और क्योंकि उनको पता था कि मैदानी इलाकों में बार बार समस्या आ रही है, तो मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए वो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लग गए। ठीक है, और उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भी उनको आश्रय देने वालों की कमी नहीं थी। ठीक है, अब जो आश्रयदाता वहाँ मिले उनको, तो उनके कारण एक नई शैली कांगड़ा शैली भी विकसित हुई। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वह शैली बनी कांगड़ा। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। और उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी, जिसमें ठंडे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी ठंडे नीले हरे रंगों और कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषता थी, यानी पहाड़ों पर पनपी एक शैली। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, फर्शों, कपड़ों आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित किया करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अब देखिए कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में एक नज़दीक से नज़र, तो उन्हीं में है एक क्षेत्रीय भाषा के विकास के रूप में बंगाल। ठीक है, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों की बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई एक भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव हुआ तो हुआ कैसे? ये नीचे जो चित्र दिया गया है वो सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि की एक पृष्ठ की प्रति है। ठीक है, यानी नई भाषा के उद्भव के समय ये देखते हैं। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध, ठीक है, मगध जो कि दक्षिणी बिहार था, तो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के बीच बंगाल और मगध के बीच व्यापारिक या वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। और 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और गुप्तों ने वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। कब? 8वीं शताब्दी में। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1856 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीता तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी और इसी को अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम की विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों के अंदर बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। अब जो पहली संस्कृत की ऋणी श्रेणी है, उस श्रेणी के अंदर पहली श्रेणी के अंदर संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, ठीक है, संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जिनमें एक है मंगल काव्य
जिसका शाब्दिक अर्थ है शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। ठीक है, तो पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियों आदि शामिल की गई है। जबकि दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। कौन शामिल है? नाथ साहित्य, जिसमें मेनावती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा आदि से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं, गाथा गीत आदि इसमें प्रचलित हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मेनावती गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर। देखिए नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाओं को करते थे। वह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मेनावती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। अब पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में की गई थी। जबकि दूसरी श्रेणी की कृतियां है वो मुख्य रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। देखिए पीर फारसी भाषा का एक शब्द है और जिसका मतलब होता है एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, पीर का शब्द फारसी है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पीर और मंदिर 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। और ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करते गए और भूमि में धान की खेती करने लग गए। स्नेह यानी धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजाति थे किसानों के नए समुदाय में जाकर ये मिल गए नहीं थे, लेकिन ये किसानों के समुदाय में जाकर मिल गए। और इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण विस्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर लिया। यानी मुगलों ने जब यह अधिकार किया तो बंगाल में ढाका राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। यानी परिस्थितियाँ अस्थिर थी, इसलिए बाहर से आकर जो लोग यहाँ बसेंगे वो कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की और ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा माना जाता था कि नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, स्नेह और आदर से लोग इनको पीर कहने लग गए। इस पीर श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा और विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि उनकी जीवात्माएं भी शामिल होती थी। ठीक है, अब देखो जीवात्मा क्या है। जीवात्मा का मतलब है जीववाद, यानी यह मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीव या जीवात्मा विद्यमान होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या था कि संत या धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक या योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्मा भी शामिल थी। पीरों की पूजा पत्तियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों से चल पड़ा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए हमने देखा था कि पहले के पाठों में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो खुद को शक्तिशाली बना रहे थे और वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और शक्ति भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। बंगाल में साधारण ईंट और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे काल्लू, तेली, कंसारी,
यानी जो घंटा धातु के कारीगर हैं आदि के समर्थन से बने थे। ठीक है, यूरोप की व्यापारिक कंपनियां जब यहाँ आ गई तो उनके आ जाने से नए आर्थिक अवसर यहाँ पैदा हो गए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसरों का लाभ भी उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोंपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ठीक है, और यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है जहाँ एक 2 चाला छप्परदार झोपड़ी है और एक तरफ चौचाला मंदिर है। ठीक है, ये देखिए गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर को पक्की मिट्टी की पटिया यानी विष्णुपुर का ये दिखाया गया है। देखिए इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह 2 चाला यानी 2 छतों वाली या चौचाला यानी 4 छतों वाली होती थी। ठीक है, इनके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव या शुरुआत हो गई। अपेक्षाकृत अधिक जटिल, ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय 4, ठीक है, यानी ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारी पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। ठीक है, यानी इस प्रकार से ये 4 छतें आ जाती थी, ये त्रिकोणीय स्थिति हो जाती, ये मिल जाया करती थी। ठीक है, जो तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारियाँ, सजावटी टाइलें, मिट्टी की पट्टियों से सजावट आदि की जाती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंची थी। यानी बंगाल में कहाँ सजावटें उत्कृष्ट कोटि तक पहुंची थी? पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में सजावटें उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच गई थी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर करती है। यानी जिस स्थान में लोग रहते हैं वहाँ जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ है वहाँ परंपरागत भोजन संबंधी आदतें वैसी हो जाती है। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान, ध्यान रखें, मछली और धान यानी चावल की उपज बहुत साइज से होती थी। चावल की उपज प्रारंभिक क्षेत्रों के अंदर बंगाल में मानी जाती है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन की सूची में प्रमुख स्थान मिला। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख भी मिला है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों पर भर कर बाजार में ले जाते हुए दिखाया गया है। और ऐसा ही एक चित्र यहाँ अपने को दिखाया गया है। इस चित्र में भी घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक आरामबाग से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी मांसाहारी भोजन है वो करने की उनको अनुमति नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, यानी बृहद धर्म पुराण कहाँ का है? बंगाल में रचित एक 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति देने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो खास किस्म की मछली खाने का जो भाग है या जो संकेत है या जो मिले उनको अनुमति है वो दी गई थी बंगाल में। इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त होता है। आशा आपको पसंद आया होगा। करीब प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।